हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 1 हमारा अतीत। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबको यह बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार झारखंड के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषयवार शिक्षा की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों की तो मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार झारखंड बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड को हो, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय है हमारा अतीत। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसे ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज दुनिया एक वैश्विक गांव अथवा ग्लोबल विलेज है। तो वैश्विक गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज हम यहाँ से लेकर अमेरिका तक जो है बहुत ही आसानी से पहुँच जाते हैं हवाई जहाज के माध्यम से, इसलिए आज दुनिया को वैश्विक गांव कहा जाता है। तो क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से ही मिलता है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि इतिहास का संबंध अतीत से के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल ऐसा भी है जिसके बारे में हमें लिखी जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। तो अतीत का यह काल जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। उनके बीच जो किंवदंतियां, किस्से, कहानियां, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो अब आपको यह अंदाजा हुआ ही होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक हैं और विभिन्न प्रकार के हैं। तो इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की जरूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए। तो उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। और इस पाठ्यपुस्तक में हमें इन सभी के संबंध में जो है जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उनकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियां, भौगोलिक स्थितियां, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? तो आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था, यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा होती थी। ऐसी ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायक होती हैं। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूंकि आप
अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इससे जानना आपके लिए जरूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधाओं के लिए हम इस लंबे काल को छोटे छोटे काल में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह हम और आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। इसके बाद तीसरे अध्याय में हम मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी, क्योंकि ये कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपने ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किए। तो अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से अभी समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था, पत्थरों के औजार बनाना। इसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन इस आग ने लाया। अब यह जो है मनुष्य अपना खाना पकाकर खाने लगा, आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। इसके जीवन का स्तर पहले से अब उन्नत हो गया। इसके बाद चौथे अध्याय में आप जो है संगठित जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। स्थित और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी और मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य जो है इस युग से भी मिलते हैं। इसके बाद पांचवें अध्याय में हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ किया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े हैं। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण की योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों की लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोड़ों पर अनेक लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। इसके बाद छठे अध्याय में हम वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थी। चूंकि ये लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके लिए हम श्रुति शब्द का प्रयोग करते थे। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज्यादा विकसित और जटिल बनता गया। इसके बाद सातवें अध्याय में हम उस चरण को देखेंगे जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में हम आगे चलकर 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। अब आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना, क्योंकि विश्व के प्रथम गणराज्य की ओर भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में ही हुई और इस तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था।
तो अगले अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धि से आप परिचित ही होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के संस्कृति जो है प्रभाव का विदेश में विस्तार हुआ। इसके बाद 10वां अध्याय में हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। विशाल साम्राज्य की स्थापना पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई और इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके बाद 11वें अध्याय सुदूर क्षेत्र में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। यहाँ हम यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपरा का विकास हुआ। और इसके बाद 12वें और 13वें अध्याय में हम भारत में होने वाली राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में हम कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों से आपको यह अनुमान हो गया होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हमने देखा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं और इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य के बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। तो आइए देख लेते हैं हमने क्या सीखा। तो पहला, इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकारी हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य का निर्माण के लिए सोच सकते हैं। दूसरा, नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था, जहां खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। और तीसरा, सुविधा के लिए हम इतिहास को छोटे छोटे काल में बांट देते हैं। चौथा, आग का आविष्कार एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में यह मौलिक परिवर्तन लाया। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा और आग से खुद को ठंड और जानवरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। पांचवा, विश्व के प्रथम गणराज्य की और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना भी बिहार में ही हुई। छठा, अतीत का वह काल जिसके बारे में हमें लिखी जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।